स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। और आज के इस वीडियो में हम लीगल एप्टीट्यूड का टॉप 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट किए हुए प्रश्न हैं। और रोज़ आपको लीगल एप्टीट्यूड की क्लास टारगेट गुरुकुल पर 10 बजे देखने को मिल जाएगी। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हों, लखनऊ यूनिवर्सिटी, डीडीयू यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म फिल कर रखा हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग अपना कॉपी पेन ले लीजिए और जो भी प्रश्न हैं देखिए कितने प्रश्नों का सही आंसर आप कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप अपनी तैयारी को जांचें, देखें कितना आपने तैयारी कर रखा है। अगर आप चाहते हैं लीगल एप्टीट्यूड की बेहतर तरीके से तैयारी करना और कंप्लीट कोर्स या क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने का कोई भी शुल्क या फिर कोई अदर चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, तो आप इस ऐप को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी है 27। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25। वर्तमान समय में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी, यानी कि कहीं भी दायर की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय में आप क्या कर सकते हैं? जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है? यानी कि उच्चतम न्यायालय क्या होगा? परामर्श देने के लिए उसके पास शक्ति होगी, विशेषाधिकार होगा, वो परामर्श दे सकता है। अच्छा, ये परामर्श देने की बात जो की गई है, ये किसको परामर्श देने की बात की गई है? आपको पता है, ये परामर्श जो है राष्ट्रपति को देने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति जो होता है परामर्श तो ले सकता है उच्चतम न्यायालय से, लेकिन उसकी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी कि अगर किसी भी चीज़ पे राष्ट्रपति को संशय है, यानी कि कोई ऐसा केस है जिस पे राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे उच्चतम न्यायालय से इस पे वार्ता करनी चाहिए, तो वो उससे वार्ता कर सकता है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय के आदेश होंगे, जरूरी नहीं है कि उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो। अक्सर ये जो वार्ता या फिर ये जो परामर्श लेने या देने की बात होती है, ये किसी भी आतंकवादी या किसी भी मुजरिम को जो है फांसी की सज़ा रोकने या उसे समाप्त करने की दशा में अक्सर इस तरीके की केसेस में जो है देखने को मिलता है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144, उपरोक्त में सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 143। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है, यानी कि राष्ट्रपति के आग्रह पर उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन यह परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ सकता है। पहले तो ये कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है, और या फिर ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है? तो यहाँ पे क्या होगा? नहीं, वो क्या कर सकता है? मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने। यहाँ पे बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सिक्किम उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मुंबई उच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी है केरल उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? सबसे कम है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगी कि जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं,
ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही मैं इन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन करके आपको पढ़ा रही हूँ। अभी ये पार्ट 1 है, इस टॉपिक से संबंधित अगली वीडियो भी आएगी। लगभग 45 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन रहे थे और बनने का मतलब ये बार बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में। तो कल किसी यूनिवर्सिटी में पूछा था, आज आपकी यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाए, ये कोई जानता नहीं है। तो इसलिए आपको हर एक टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ना है। 25 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 25 से अगर 2 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं तो कौन सा बुरा हो जाने वाला है। 30 मिनट की वीडियो से अगर 2 क्वेश्चन आप क्या कर पा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बुकलेट में देखने को मिल जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई बहुत बड़ी बुराई है। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 इसके साथ में ही देखेंगे। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, सबसे अधिक संख्या वाले सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या वाले उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सिक्किम उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मुंबई उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है केरल उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या रखने वाला जो आपका उच्च न्यायालय है वो क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी केरल उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 7 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्र या फिर उसकी सीमाएं बढ़ाने का घटाने का ये अधिकार जो है किसके पास है? कौन इसे बढ़ा घटा सकता है? ऑप्शन ए है भारतीय संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय संसद के पास यह अधिकार होता है कि वह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटा या बढ़ा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है आपको। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त की आयु होती है वो क्या होती है? इनमें सभी चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। और जहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलेगी वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन सारी बारीकियों को अच्छे से समझना है। चलिए प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कोई और करेगा, शपथ कोई और दिलाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपको हर एक पॉइंट समझना है, कल को ये मत बोल दीजिएगा मैम ने गलत पढ़ाया था, ठीक। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जब भी नियुक्ति की बात आपसे की जाएगी, ठीक है, तो नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त की आयु होती है, सेवानिवृत्त की यानी कि रिटायरमेंट की जो एज होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी है 72 ईयर्स। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को चॉइस कर चुके होंगे, पर मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपके द्वारा दिया गया जवाब बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु क्या होती है, रिटायरमेंट की आयु क्या होती है, 62 वर्ष होती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज 65 ईयर होती है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज जो होती है वो 62 वर्ष होती है। ये डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु कितनी, 62 वर्ष, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितनी, 65 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे और सारे जो भी अंतर है इन सारी चीजों में उसको भी नोट करते हुए चलिएगा। 10वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि उच्चतम न्यायालय की, मैंने वहां पे उच्चतम न्यायालय की बात की थी। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुनंदा भंडारा, ऑप्शन सी फातिमा बीबी और ऑप्शन डी है श्रीमती लीला सेठ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीमती लीला सेठ उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। चलिए प्रश्न संख्या 11 है, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इंटरेस्टिंग प्रश्न भी है कि किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का कार्य किसको है, किसके पास ये अधिकार होता है कि एक न्यायालय से उसको क्या करे, प्रमोट करे या उसको क्या करे, बिना प्रमोट किए ही दूसरे न्यायालय में भेजे, हस्तांतरित करे एक स्थान से दूसरे स्थान को, यानी कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को। ऑप्शन ए है भारत के संसद के पास ये अधिकार होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है और ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार होता है, ऑप्शन डी है राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को एक जगह से दूसरे न्यायालय में शिफ्ट करे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है 12वां, भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज माना जाता है। ठीक है, भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है या माना जाता है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी बिपिन रावत, ऑप्शन डी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का चलित न्यायालय का मानसपुंज कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। ये BHU एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्द ही मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, पहले आप डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ लें। यदि आप डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो मैं इसी तरीके से आपको MCQ क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बस करना चाहते हैं तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, लीगल एप्टीट्यूड के अधिक से अधिक प्रश्न कराइए, तो सिर्फ प्रश्न कराए जाएंगे। लेकिन अगर आप थियोरेटिकल पर्सन भी पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप जो भी इसका पोर्शन है थियोरेटिकल, मतलब कि जो भी आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आफ्टर देन उससे रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चन होंगे वो आपको कराया जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी एवं अस्थायी खंडपीठ है। ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी सिक्किम उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है केरल उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में क्या है, उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए आगे प्रश्न है 14 प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। यहाँ पे शपथ की बात आ गई ना, अभी हमने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की, तो नियुक्ति कौन कराता है, राष्ट्रपति कराते हैं। अब यहाँ पे गोपनीयता की शपथ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। राज्यपाल क्या करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो
पद की गोपनीयता की शपथ होती है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और शपथ कौन दिलाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? राज्यपाल दिलाएगा। ये चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, मतलब पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। ओके, प्रश्न संख्या 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो भी आदेश होगा या निर्देश होगा उसको बदला जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 256, पर 256 क्या है? अनुच्छेद 256 क्या है? चलिए कमेंट में बताइएगा अनुच्छेद 256 क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जल्द ही मैं इस टॉपिक से रिलेटेड भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि 3 ही मात्र ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां से निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है आपसे, तो वो जल्दी ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। अनुच्छेद 153 ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है 226। अनुच्छेद 32 जो है ये आपका फंडामेंटल राइट में आता है, और यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय का जो भी निर्देश होगा या आदेश होगा उसको बदला जा सकता है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में इस प्रश्न को इंक्लूड करके आपको फिर से समझा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? समझिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, यानी कि जो न्यायाधीश को वेतन और भत्ता मिलता है वो इसका संबंध किससे होता है, यानी ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है संसद द्वारा निर्देशित भत्ते से इनको जो भी सैलरी या फिर भत्ते मिलते हैं इनको मिलते हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भत्ते से इनको भत्ता मिलता है। ऑप्शन सी है भारतीय संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से इनको मिलता है, और ऑप्शन डी दिया है भारतीय विधिज्ञ परिषद से मिलता है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या दिया है आपका? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का जो संबंध होता है वो होता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए इसको नोट कर लिया करिए आप लोग, क्वेश्चन प्लस उसका जो भी आंसर मैं बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 19 है, आपको एक जगह पर न्यायालय से संबंधित इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न किसी और वीडियो में या किसी और चैनल पे तो नहीं ही मिल पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एफर्ट कोई भी नहीं डालेगा कि सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक ही थाली में आपको परोस दे। ठीक है, तो अगर मिल रहा है तो इसे छोड़िए मत, अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से पावरफुल बनाइए और सारी चीज़ों को खुद के नोट से अपने हाथों से बनाइए, क्योंकि जब आप अपना एफर्ट डालोगे ना तो वो चीज़ें बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स करने वाली है। हो सकता है मैंने 45 क्वेश्चन तो इंक्लूड करके रखा है, सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखा है, पर आप कुछ और क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस को भी देख पा रहे हो, या आपने कभी कोई और एग्जाम दिया हो जिसमें इससे संबंधित कोई प्रश्न देखा हो, तो आप उन प्रश्नों को भी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं और टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ेंगे तो कोई चीज़ हमारी छूटेगी नहीं। प्रश्न संख्या 19 है, संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार कौन है? यानी कि संविधान का संरक्षण कौन करता है और उसकी व्याख्या पूरी तरीके से कौन बताता है कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें रखी गई हैं। ठीक है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय क्या है? संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार कौन है? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 5 में, ऑप्शन बी भाग 8 में और ऑप्शन सी है भाग 7 में, ऑप्शन डी भाग 22 में। चलिए आपसे मेरा एक
कमेंट है या फिर आपसे एक क्वेश्चन है कि संविधान में वर्तमान समय में कुल कितने भाग दिए गए हैं, सभी भागों के विषय में बताइए। बस इतना ही बताइए कि कुल कितने भाग दिए गए हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने भाग दिए हुए हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख दिया हुआ है। देखिए, आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरीके के न्यायाधीश से संबंधित, एडवोकेट से संबंधित, ये लीगल एडवाइजर से संबंधित आपसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 20 है, किस अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1853, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया एक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है। उच्चतम न्यायालय प्रकाश में कब आया, लागू कब हुआ पूरी तरीके से? तो ये हुआ आपका 1950 में, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक दूसरे दिन बाद ही, यानी कि 28 जनवरी 1950 को ही उच्चतम न्यायालय के प्रथम बेंच की बैठक हुई थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 है, संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय में की गई थी? ये प्रश्न आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इस प्रश्न में। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान में मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए थी। जब हमारा उच्चतम न्यायालय बना था उस टाइम पर कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी मुख्य न्यायाधीश को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो जब हमारा उच्चतम न्यायालय बना था, यानी कि 1950 में जब यह बना था, तो कितनी संख्या थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। जब हमारा मूल उच्चतम न्यायालय बना था, मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के बनने की जो बात कही गई है, तो जब 1950 में हमारा उच्चतम न्यायालय बना तो मुख्य न्यायाधीश को लेकर के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और बाद में इसमें परिवर्तन करके 1956 में, ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए। तो 1956 में इसे बढ़ा करके 8 से 11 कर दिया गया। फिर 1990 में परिवर्तन हुआ और इसमें 1960 में परिवर्तन हुआ और 1960 में यह संख्या 11 से बढ़ा करके 14 कर दी गई। यानी कि 1960 में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कितनी हो गई थी? 14 हो गई थी। फिर परिवर्तन हुआ 1978 में और न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो कितनी कर दी गई? 14 से 18 कर दी गई। यानी कि 1978 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 78 हो गई। और 1986 में एक बार फिर परिवर्तन किया गया और इसमें मुख्य न्यायाधीशों की जो संख्या हो गई, मुख्य न्यायाधीश को लेकर के बाकी अन्य न्यायाधीशों की जो कुल संख्या हो गई थी, कितनी हो गई थी? 26, यानी कि 26 हो गई थी। फिर परिवर्तन हुआ 2008 में और 2008 में कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? 31 कर दी गई थी। और 2019 में यह संख्या बढ़ा करके 34 कर दी गई है। और वर्तमान समय में भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है अभी 34 है। और फिलहाल समय में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है पूरी तरीके से फिल हो चुकी है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश चुने गए हैं और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि उन दोनों न्यायाधीशों का नाम क्या है और वो किस उच्च न्यायालय से ताल्लुक रखते हैं। कमेंट में आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी संसद के पास, ऑप्शन सी
प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन डी राज्यपाल के पास। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के पास यह अधिकार होता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वह बढ़ा सकता है या घटा सकता है। फिलहाल तो ये देखा गया है कि समय बढ़ती मांग और ज़रूरतों के हिसाब से उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीशों की संख्या है वो उसमें बढ़ोतरी ही हुई है, कभी भी उसे डिक्रीज नहीं किया गया है, घटाया नहीं गया, हमेशा उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, हमेशा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये जो बढ़ोतरी होती है ये किसके द्वारा होती है? तो संसद के द्वारा होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए एक दिन मैं इसको भी पढ़ाऊंगी, संसद को भी, क्योंकि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। जल्दी मैं आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाऊंगी। चलिए आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अभी मैंने तुरंत बताया। चलिए ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी है 31। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान समय में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है वो पूरी तरीके से फुलफिल है, यानी कि 34 है, और ये संख्या अभी 2026 तक बनी रहेगी, इस पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये संख्या कितनी है? 34 है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 24। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ पत्र कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी संसद। तो जब भी नियुक्ति की बात हुई, ठीक है ना, चाहे आप उच्च न्यायालय की बात करो या उच्चतम न्यायालय की बात करो, नियुक्ति जो देगा वो कौन देगा? राष्ट्रपति ही देगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र कितनी है? सेवानिवृत्त की उम्र कितनी है? ऑप्शन ए 62 वर्ष, 62 वर्ष, ऑप्शन बी 67 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 60 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त की यानी कि रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 वर्ष होती है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 62 वर्ष होती है। अगले जो वीडियो आएंगे लीगल एप्टीट्यूड के, उसमें मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी, क्योंकि अभी भी आपके 20 क्वेश्चंस बच रहे हैं इस टॉपिक से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। यदि आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर प्लीज़ क्या करिए, ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। और अगर आपके मतलब रिलेशन में या फिर आपका कोई भी फ्रेंड तैयारी कर रहा है लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप सुझाव में हमारे वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।